Good afternoon, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institution Nakodar. ये लेक्चर है हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग का। आज के हम इस लेक्चर में अकाउंटिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है अजम्पशन होती है, कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर जो हमारी अकाउंटिंग है वो बेस्ड होती है। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो थ्योरीज होती हैं जो हमें बताते हैं कि जो सर्टन कैटेगरीज की ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक पर्टिकुलर किस मैनर में हमने ट्रीट करना है, कैसे करना है, ये सारा हमें क्या है वो अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं वो बताते हैं। तो हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट करेंगे। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज बिजनेस इंटेनिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या है कि जो बिजनेस और ओनर है दोनों सेपरेट हैं। हमने दोनों को ये नहीं देखना, बिजनेस के ओनर को और जो बिजनेस है दोनों को एक चीज नहीं माननी। बिजनेस का ओनर डिफरेंट है और बिजनेस डिफरेंट है, दोनों पर्सन जो है अलग अलग है, दोनों को हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज जो अकाउंट्स की बुक्स हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर की जाती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कैपिटल जो उसकी जो कैपिटल होती है उसकी लाइबिलिटी होती है और जो उसने उससे वहाँ से निकाले और जो ड्राइंग्स कर ली वो उसकी एसेट हो जाएगी। तो जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, ओनर की जो पर्सनल यूज़ के लिए उसने जो ट्रांजैक्शन करनी है उसको हम अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्डेड, बिजनेस बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है, उसने कार परचेज की, एक बिजनेस का ओनर है, उसने कार परचेज की, पर वो कार उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज की, तो उसमें क्या है वो बुक्स ऑफ अकाउंट की बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको बिजनेस की बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जो अकाउंटिंग होती है, जो बिजनेस होता है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है। ये कॉन्टिन्यू ऑपरेट होता रहता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता रहता है, और जो ट्रांजेक्शन जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करते हैं, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ व्यू के से हम रिकॉर्ड करते हैं उनको। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट। जो अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मनी में मेजर होनी चाहिए। वो जो है नॉन मॉनेटरी थिंग्स हम जो है वो अकाउंटिंग में नहीं ऐड कर सकते। फॉर एग्जांपल नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है जैसे कि एटीट्यूड, स्किल, ऑनेस्टी, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें क्या है हम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते इनको। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड, हर एक जो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है वो हर एक ईयर के फाइनेंशियल एंड पर की जाती है, दैट इज़ 31 मार्च पर सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपनी जो अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करते हैं। तो जो इनको जो है अकाउंटिंग जो पीरियड है उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जिस पीरियड पर हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पब्लिश करनी है, दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। एन एसेट जो है हमने जो जिसकी रिकॉर्ड करना है, जिसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ऐड की जाएंगी। वो उस कॉस्ट पर जो हमने एक्चुअली पेड की थी एसेट के लिए, जो कॉस्ट हमने एक्चुअली पेड की थी उस कॉस्ट को एक्वायर करने के लिए, वो वाली जो हमने ऐड करनी है, ना कि ये देखना है कि अब उस एसेट का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, अब उस पर हम उसको ऐड नहीं करेंगे। हमने जिस प्राइस पर हमने उसको एक्चुअली में परचेज किया, एक्चुअली हमने दूसरे पर्सन को पेड किया, उस प्राइस पर ही हमने उसको ऐड करना है। हिस्टोरिकल, फॉर एग्जांपल देखिए कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर है और मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर है। 2010 में उसकी $550 थी और 2011 में भी इतनी है, बट मार्केट वैल्यू 2010 में उसकी 2010 में सेम रही, बट 2011 में उसकी 250 होगी। बट हमने कौन सी लेनी है, जो उसकी हमने पेड की हुई थी 2010 पर, वही वैल्यू लेंगे हम उसमें। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। जो अकाउंटिंग है, हर एक जो हमने डेबिट किया उसका क्रेडिट भी होगा। तो जो हमने ट्रांजेक्शन लिया उनका क्या है, टू साइड इफेक्ट होगा। जो हमने ट्रांजेक्शन करनी है अपनी बुक्स में, टू साइड इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल कैश सेल्स ₹10,000, तो उसका डेबिट क्या है, कैश अकाउंट ₹10,000, और उसका सेल्स अकाउंट भी बनता है वो है 10,000, वो है क्रेडिट करना है। आपने जर्नल एंट्रीज की होंगी तो आपको पता होगा ये सारा। तो ये क्या है, डबल इफेक्ट हो जाता है कि दोनों साइड लिखना होता है। परचेज्ड फ्रॉम राम गुड्स,
राम गुड्स वर्थ ₹20,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹2,000। जो डेबिट उसमें परचेज अकाउंट है वो 20,000 का वो डेबिट हुआ, और राम्स अकाउंट 18,000 का, और उसको उस पर हमें डिस्काउंट जो रिसीव्ड किया वो है 2,000 का, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इससे क्या है कि ये डबल साइड इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज दिस कंसेप्ट हैज रिजल्ट इन द अकाउंटिंग, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशंस भी बोल देते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट, नेक्स्ट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या है कि प्रॉफिट जब अर्न होता है तभी अर्न होता है जब हमने जो गुड्स हैं जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड और ट्रांसफर कर दी हैं कस्टमर को। तो थर्ड इट इज़ इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट होगा अगर हम जो रिकॉर्ड प्रॉफिट तब का रिकॉर्ड कर लेंगे जब हमने ऑर्डर रिसीव्ड हुआ था और जब हमने कस्टमर को गुड्स दे दी, तब होगा हमने प्रॉफिट अर्न तब होगा जब हमने वो गुड्स और सर्विसेज जो है कस्टमर को ट्रांसफर कर चुके हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट, द मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस है रिकॉर्ड वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए, उनमें जो है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। द मैचिंग प्रिंसिपल इज ऑन द बेसिस ऑन विच द एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड ऑफ बुक कीपिंग इज बिल्ट, एक्रूअल अकाउंटिंग मेथड के बेसिस पर जो है मैचिंग कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड इन 2012 and 2012 and 2013 relating to 2011 and 2000, जो कह रहे हैं कि जो सैलरी है वो 2012 और 13 के सेक्शन में पेड की, बट कि जो एक्चुअली में 2011 और 12 के से रिलेटेड थी। जो ये सैलरी जो है इसको हम एक्सपेंडिचर 2011 का ट्रीट करेंगे अंडर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का एक अकाउंट बनता है आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट, उसमें ऐड करेंगे इसको 2012 और 13 की सैलरी नहीं मानेंगे हम इसको। नेक्स्ट, तो ये हमारे इतने ही थे कंसेप्ट। होप कि आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।